हाँ भाई। अरे ये क्वेश्चंस किए गया। हाँ शांत रहो। हाँ ये सवाल किया था, करो, ट्राई करो, यही आएगा इस बार। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी जैसे हम लोग एक सोर्स का इंटेंसिटी आई लेते हैं, अगर दूसरे का भी आई लेते हैं तो टोटल मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाता 4I। लेकिन ये बोल रहा उसका 1/4, तो 4I का 1/4 कितना हुआ? अभी दो इंटेंसिटी इक्वल होते हैं तो I रिजल्टेंट इक्वल टू 4I कॉस स्क्वायर 5/2। ऐसा फॉर्मूला कुछ याद है? ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, उस समय का जब दोनों सोर्स का इंटेंसिटी अभी अलग अलग नहीं दिया रहेगा तो सेम ही लेके चलना, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, सवाल तो सॉल्व करना ही है। इसका वैल्यू दिया है 4I का 1/4, तो I इक्वल टू 4I कॉस स्क्वायर 5/2। सर ऑप्शन आंसर आएगा। 3 होगा क्या? क्या कह रहे लैम्डा हो? बाय, सर ऑप्शन सी होगा क्या? लैम्डा अपॉन 3D। लैम्डा बाय डी। 3D। 3D। 3D चेक कर लेते हैं। ये I से I कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू आ गया, तो कॉस 5/2 का वैल्यू हो गया 1/2। कॉस 5/2 इज 1/2, तो 5/2 का वैल्यू सबसे इजी बोलो। हाँ, ये जो एंगल होता है कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 तब होता है जब थीटा 60 डिग्री हो। तो हम लोग यहाँ पे 5/3 लिख देते हैं, इसको इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 का वैल्यू क्या आया? अच्छा, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या आया बोलो? तो पाथ डिफरेंस के लिए हम लोग ये 2 पाई की जगह लैम्डा बिठा सकते हैं, क्योंकि 2 पाई का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? तो 2 पाई की जगह लैम्डा बिठाओ, λ/3। अब YDSC में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमेशा ही है डी साइन थीटा। d sin थीटा, और पाथ डिफरेंस का वैल्यू अभी जो आया वो इज d sin थीटा। अब बोलो, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आया? कोई ऑप्शन लग रहा है आएगा? समझे क्या? मुश्किल सवाल था लग रहा है। हाँ, मतलब सवाल सॉल्व करने गए हो वहां कमी निकालने हैं, सॉल्व करने गए हो तो अपने आप सेम लेना, वरना अलग अलग इंटेंसिटी गिवन होगी सवाल में। समझ गए क्या? ठीक है ना? तो मतलब जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो उसको मानते हुए सॉल्व करेंगे, यही है। हाँ। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि सवाल बनाओ तो मैं वहां पे लिख दूंगा इक्वल इंटेंसिटी, लेकिन किसी और ने बना के दिया तो फिर उसी में बेस्ट पॉसिबल तरीका ढूंढो, ऐसा।
ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मान लो इस चैप्टर का। मतलब ये जानबूझ के रखा है, कुछ सॉल्व कराना नहीं चाहिए, बहुत ही लल्लू सवाल होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बार आया है ये, हर एग्जाम में आया है, नीट में भी आया है, जेई में भी आया है, सब में आया है। और क्यों आता है? क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ऐसे ही पढ़ो जरा। A beam of light consists of two wavelengths 6500 and 5200 is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. What is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both wavelength coincide? हमने अभी लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर मान लीजिए कहीं पर एक वेवलेंथ का लाइट रे भेजते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो यहां पे मैक्सिमा 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 ऐसे ब्राइट फ्रिंजेस बनने लगते हैं। यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितने हाइट पर जाने पर पहला ब्राइट फ्रिंज मिलता है? बीटा पे। फिर दूसरा ब्राइट फ्रिंज कहां मिलता है? 2 बीटा पे। ऐसे तीसरा चौथा बहुत सारे ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। लेकिन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर लैम्डा बदल दे तो बीटा बदल जाएगा। यानी कि जहां पर इसका फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, दूसरे वेवलेंथ को भी इसी दोनों होल से भेज दोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले पैटर्न के ऊपर दूसरा पैटर्न ओवरलैप कर गया। समझ गए क्या? तो आपने ग्रीन लाइट भेजी तो ग्रीन पैटर्न दिखेगा। जैसे वीडियो याद है, कौन सा कलर का पैटर्न दिख रहा था? तो रेड लेजर बीम भेज रहे तो रेड कलर का था, ग्रीन भेज देते तो ग्रीन दिखता। समझ गए क्या? तो जैसा कलर का लाइट यूज करेंगे वैसा पैटर्न है। लेकिन यहां पे दो पैटर्न चिपक गए तो इसका मैक्सिमा अलग जगह बनेगा, इसका दूसरा वाला अलग बनेगा, तीसरा अलग बनेगा। लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है कि एक मैक्सिमा ऑफ वन वेवलेंथ कोइंसाइड्स विद अनदर मैक्सिमा ऑफ अनदर। तो आप बताओ, अगर हमको किसी वाई हाइट पर दोनों के मैक्सिमा, बोथ मैक्सिमा आर फॉर्म्ड, तो क्या ऐसा लिखना चाहिए कि एन बीटा वन इक्वल टू एम बीटा टू? ये कोई बात समझा क्या? मतलब जितनी हाइट एनएथ बीटा की एक की है, उतनी हाइट दूसरे वाले की एमएथ वाले की है। कुछ समझे क्या? जैसे इसका छठवां और उसका आठवां, या उसका पांचवां और इसका सातवां, या उसका छठवां उसका 10वां, कोई भी मैच कर गए तो जो भी मैच कर गए उसमें मिनिमम नंबर लेना है। तो क्योंकि यही पूछा होगा, डिस्टेंस नहीं, क्या लिखा, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस? क्योंकि पहला वाला जहां मैच करेगा वही निकालना है, उसके आगे भी हो सकता मैच करे। समझ गए क्या? दोनों का एक एक मैक्सिमा जहां मैच कर गया वहां पे वही हाइट निकालनी। तो हाइट का मतलब यही हाइट है। हाइट का मतलब इसका एनएथ मैक्सिमा और उसका एमएथ मैक्सिमा। बीटा वन की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा डी बाय, और बीटा टू की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा डी बाय डी। क्या डी बाय डी कट गए? तो क्या ऐसा लग रहा है एन लैम्डा वन इक्वल टू, अब वैल्यू रखते हैं, एन लैम्डा वन की जगह 6500 लिख दिया, इक्वल टू एम इंटू, इसको कैंसिल कर दिया 13 से, तो ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है एन बाय एम का रेशियो 4/5 होना चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ एन और एम बताओ जिससे रेशियो, इंटीजर ही रखना है इनको, इंटीजर वैल्यू। तो एन का मिनिमम इंटीजर क्या रखें और एम का इंटीजर मिनिमम क्या रखें कि रेशियो 4/5 आ जाए? 4/5 रख दो। समझ गए? 8 और 10 नहीं रख सकते? तो मिनिमम कहां आया? 8 और 10 हो सकता है लेकिन मिनिमम थोड़ी ना होगा। समझ गए? तो आपको ये लग रहा है कि एक का फोर्थ मैक्सिमा दूसरे के फिफ्थ मैक्सिमा से, अगर फोर्थ वाला फिफ्थ से मैच कर रहा है तो एट्थ वाला 10th से, 12th वाला 15th वाले से, ऐसे आगे मैच करता रहेगा। समझ गए? हमको क्या पूछा है? मिनिमम। अब वाई डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? एन बीटा वन या एम बीटा टू। एन की जगह क्या लिखेंगे? एन इज इक्वल टू 4 या एम इज, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। एन इज इक्वल टू 4, लैम्डा ये हो गया कैपिटल डी 120 सेंटीमीटर अपॉन
2 मिलीमीटर। इससे सॉल्व करेंगे तो y आ जाएगा। है मतलब देखो ये जो दो स्लिट्स थे इसमें दोनों वेवलेंथ भेज रहे हैं, 6500 वाला भी भेज रहे हैं और 5200 वाला भी, इधर से भी दोनों भेज रहे हैं, इधर से भी दोनों भेज रहे हैं। तो 6500 वाला अपने 6500 वाले के साथ मिलके एक पैटर्न बना देगा और 52 वाला अपने 52 के मिलके एक अलग पैटर्न बना देगा। अब दो पैटर्न एक के ऊपर एक ओवरलैप दिखेंगे तो दोनों का मैक्सिमम मिनिमा अलग अलग डिस्टेंस पे आ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं एक का मैक्सिमा उसी हाइट पर लाई करे जहां पे दूसरे का मैक्सिमा। तो यही तो मैंने बोला, जिस हाइट पर एक का nth मैक्सिमा है दूसरे का कोई और नंबर का मैक्सिमा है, रेशियो निकाला 4/5। तो हमने बोला सबसे आसान वैल्यू क्या है कि एक का फोर्थ दूसरे के फिफ्थ से मैच कर जाइए, मिनिमम वैल्यू होगी। समझ गए क्या? दो पैटर्न है आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। सर हाँ जी, सर जो आप अभी बोले कि जो 8th का किससे मैच होगा सर, 9th या 10th से? 10th से। 4/5 का रेशियो के लिए और बड़ा नंबर दो बोलो। रेशियो 4/5 आए तो अगर 4 को 8 कर देंगे तो 5 को क्या लिखेंगे? सर 10 और 8 का। हाँ, तो 8th फोर्थ वाला फिफ्थ से मैच करेगा, यानी कि एक का 4 दूसरे के 5 के बराबर है तो अगला 4 भी तो 5 के बराबर होगा। समझ गए क्या? तो 8th वाला 10th पे लाई करेगा। कुछ समझे? यस सर, क्लियर है। In Young's double slit experiment, the path difference at certain point between two interfering wave is 1/8 of wavelength. 1/8 of wavelength क्या होता है? लैम्डा बाई 8। पाथ डिफरेंस कितना लिखा है? लैम्डा बाई 8। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी टू दैट पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज क्लोज टू। सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज पे क्या बनता है? मैक्सिमा। मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? 4i। और हमारी नॉर्मल इंटेंसिटी हमें पता लगानी है तो फॉर्मूला क्या होता है? 4i कॉस स्क्वायर 5/2। फाई का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन पाथ डिफरेंस का वैल्यू दिया है लैम्डा बाई 8। लैम्डा की जगह क्या हो जाए? लैम्डा कितने एंगल के इक्विवेलेंट है? तो 2 पाई लिखते हैं तो फाई का वैल्यू क्या आ गया? 2 पाई/8 यानी कि पाई/4। अगर आप फॉर्मूला लगाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हमारा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। इसमें पाथ डिफरेंस की जगह क्या लिख रहे हैं? लैम्डा बाई 8। यहाँ पे लैम्डा बाई 8 लिखो, लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई/8 आ जाएगा। पाई/4 आ गया। इसमें पाई/4 लिखेंगे फाई की जगह तो पाई/4 है तो पाई/8 हो जाएगा। ये क्यों भाई? 4i कॉस स्क्वायर पाई/8। ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए ये पाई/8 यानी 22.5 डिग्री है। समझ गए ना? तो हमारे को कॉस स्क्वायर थीटा/2 का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 ऐसा होता है। कभी सुने हो? नहीं सुना? चलो, तो फिर हमको इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहा। दूसरा फॉर्मूला बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अब फाई का वैल्यू पाई/4 आता है। चलो इससे कर लेते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला, I प्लस आई कितना हो गया? और यहां पे हो गया 2i इंटू 1/√2 है। लग रहा है लल्लू अलर्ट आ गया फिर से। नहीं आया? ये आई इधर बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा 2 प्लस, ये तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया। अब मुझे बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है? तो हमको रिजल्टेंट के साथ मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। क्या करेंगे? I2 प्लस √2 को 4i से डिवाइड कर देते हैं। ये 4i से कैंसिल। 2 प्लस √2, 2 तो होता है 2 और √2 होता है 1.4। तो बोलो ऐड करके कितना आएगा? 3.4 को 4 से डिवाइड करो, कितना बनेगा? 3.4 को 4 से डिवाइड करो।
0.85 आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। देखो मुश्किल सवाल नहीं था थोड़ा। ये cos स्क्वायर थीटा बाई टू इज 1 प्लस, नहीं 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं है, cos स्क्वायर थीटा बाई टू है 1 प्लस कॉस 2 कॉस थीटा बाई 2। आप इससे भी कैलकुलेट करते हैं। cos स्क्वायर यहाँ पे लिखा है पाई बाई 8 इक्वल टू 1 प्लस, और cos पाई बाई ये पाई बाई 4 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते थे और इसको डिवाइड करते अपने आप आंसर आ जाता। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज 0.2 मिलीमीटर। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्सेज। स्मॉल डी दे दिया, कैपिटल डी दे दिया। वेवलेंथ 600 या 6000 एंगस्ट्रॉम है। हाउ फार इज द सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट? डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? नहीं, लेकिन सेकंड डार्क है। हाँ, तो फिर क्या लिखेंगे सेकंड डार्क के लिए? सेकंड डार्क के लिए क्या लिखेंगे बोलो? 1.5 बीटा। बहुत अच्छा बोल रहे कुछ लोग। अगर हाइट निकालेंगे तो बीटा के टर्म्स बोलना है, और पाथ डिफरेंस बोलना है तो लैम्डा के टर्म्स में, और फेज डिफरेंस बोलना है तो पाई के टर्म्स में। तो वो आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि आंसर किस टर्म्स में आने वाला है। यहाँ पे बीटा लगा दिया। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत अच्छे, 1.5 लैम्डा कैपिटल डी बाय, अब बोलो 1.5 इंटू लैम्डा की जगह 6000 इंटू 10 का पावर -10, और कैपिटल डी की जगह 80 सेंटीमीटर कर दिया, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की जगह 0.2 मिलीमीटर कर दिया। करो, सॉल्व करो भाई। है जी? क्या बात कर रहे हो? 6 कैसे आएगा? 36 आएगा। ये 10 का पावर -3 यहां से कैंसिल किया, 10 का पावर -7 हो गया। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 36 हो गया। 36 इंटू 10 का पावर -4। चाहे तो यहाँ डेसिमल लगा दे, -3 हो जाएगा। -3 लिखते ही ये मिलीमीटर हो जाएगा, तो 3.6 मिलीमीटर। हाउ फार इज द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? बोलो, हाउ फार इज सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट? ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज तो 0.5 के टर्म्स में लिखते हैं, 1.5, 2.5, 3.5। ब्राइट फ्रिंज का कैसे लिखेंगे? हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज लिखा है तो कितना बीटा लिख दे? तो y ऑफ सेकंड ब्राइट इज 2 बीटा। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, बहुत ही न्यूट्रल इनर्ट गैस की तरह बैठे हो तुम लोग। इनर्ट गैस सुने हो कभी? कोई एग्जाम्पल बताओ, अपना नाम भी उसमें जोड़ लो। आज से कोई पूछे इनर्ट गैस का एग्जाम्पल, अपना नाम पहले बोलो। पूछेगा अपने आप को क्यों इनर्ट गैस, कि किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देते हम क्लास में। सर कुछ भी बोले, हमारा फेस ऐसे ही रहता है। इनर्ट गैस, देखो ये सॉल्व हो गया। समझ में आया क्या? कुछ भी हो जाए, कुछ भी है। ये सब बहुत लल्लू बातें हैं भाई, इसको आप लोग महान बनाने वाले हैं। आप लोग महान बना रहे हैं इसको, ये बहुत ही लल्लू बातें हैं और यही सवाल आएगा।
आप जब देखेंगे क्वेश्चन तो दंग रह जाएंगे, जो मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको लगेगा अरे सर क्या इतना आसान सवाल आ गया, पूरी मेहनत बेकार चली गई। और जो लोग इनर्ट गैस तरह बैठे हैं वो कहेंगे क्या खतरनाक पेपर आया, मान गए खतरनाक, इसलिए डिफरेंस दिखेगा। चलिए एक वेरिएशन और देखते हैं, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन वेवलेंथ पाथ डिफरेंस या बीटा के रिस्पेक्ट में है। यहां पे एक ग्राफ बना हुआ है, ये कॉस स्क्वायर 5/2 का ही ग्राफ है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ होता है, देखो यहां 4i की जगह अब मैं क्या लिख रहा हूं, और आगे कॉस स्क्वायर 5/2। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा अच्छी बात है उसमें, है ना, तो पहचानना मैं क्या बोल रहा हूं। 4 मतलब आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 में फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब है कि आप जैसे स्क्रीन पे जाते हैं और एक इस सोर्स से लाइट निकलती है, एक उस सोर्स से लाइट निकलती है, दोनों लाइट रे स्क्रीन पे किसी एक जगह पर टकराती हैं, तो इस लाइट की चली हुई लेंथ अलग है और इसकी लेंथ अलग है, इसकी वजह से दोनों में एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, और फेज डिफरेंस का वैल्यू बदलने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी बदलती है। ये सेंट्रल मैक्सिमा वाली जगह, मतलब ये ग्राफ ऐसे था, ये फोटो ऐसा होना चाहिए था, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी आपको कैसा दिखेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, समझ गए, यही ग्राफ को ऐसे दिखा रहे हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट है जो बिल्कुल बीच में है, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि वहां पे फेज डिफरेंस 0 है। फिर जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो सोर्स S1 और S2 से एक का लंबाई कम हो जाएगा, दूसरे का लेंथ, तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आएगा, तो ऐसे इंटेंसिटी वेरिएशन दिखाई देता है। मतलब जो मैक्सिमा है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और फिर उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये वही ब्लैक वाला पॉइंट है जिसमें लाइट नहीं दिख रही थी, और फिर उससे थोड़ा आगे जाओगे तो फिर ब्राइट वाला पॉइंट का मिड पॉइंट आएगा, ब्राइटेस्ट इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं ब्राइट को मैक्सिमा बोलते हैं, इसको मिनिमा, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, ऐसे ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। तो यहां पर फेज डिफरेंस 0 है, यहां पर फेज डिफरेंस पाई है पाई, और यहां पे फेज डिफरेंस, और यहां पे, और यहां फेज डिफरेंस के साथ। अगर मैं इसको पाथ डिफरेंस के टर्म्स में लिखूं तो ऐसे दिखेगा, पाई की जगह λ/2, इधर 3λ/2, समझ गए क्या, तो मैक्सिमा लैम्डा 2λ 3λ ऐसे, तो उसी का वेरिएशन सामने दिखा हुआ है। यहां पे x लिखा है तो ये बीटा के टर्म्स में बोल रहा है, जैसे अगर बोला है कितने हाइट पर मिनिमा दिखेगा, तो ये हाइट है β/2, वहां नीचे से कितने हाइट पर फर्स्ट मैक्सिमा दिखेगा, तो कुछ याद आया क्या, 1.5 बीटा, फिर ये 2 बीटा, तो यहाँ पे ये सेंट्रल ब्राइट है, ये वाला पॉइंट है β/2, ये वाला पॉइंट है, ये है 3 β/2, ये है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, हाइट के साथ, फेज के साथ, और पाथ डिफरेंस के साथ, तीनों तरीके से आपको ग्राफ पूछा जाए यही बनाना है। कोई बोलता है इसमें स्क्रीन पे ऊपर जाएं तो इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे दिखेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे दिखेगा, पहले सेंटर पे मैक्सिमम होगा, आगे बढ़ेंगे तो फिर कम होगा, मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, ऐसे साफ बना दो, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ पूछा जा सकता है डायरेक्टली। फंक्शन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का, और कॉस स्क्वायर वाले फंक्शन ना नीचे नहीं जाते, कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों होते हैं, स्क्वायर लगा दिया तो ऊपर ये ऊपर ही, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहे, सारे इंटेंसिटी ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं कहूं कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम का 1/4 हो, इफ इंटेंसिटी इज I max by 4 at a point, तो फाइंड y मतलब उसकी हाइट क्या होगी। देखो आपने बोला ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम, और ये कौन सा पॉइंट है, 0 मिनिमम वाला, 0 इंटेंसिटी, और यहां पे मैक्सिमम है, तो यहां से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम यानी 0 की तरफ होगी, तो कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम का
1/4 हो, कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम का हाफ हो, कोई ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पे 3/4 हो। तो ऐसे 2-3 स्पेशल पॉइंट बना लिए। एक 3/4 वाला, 3/4 मतलब 75%, 1/2 कर दिया तो 50%। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? तो बोल रहा अभी इंटेंसिटी हमारी 100 है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे 25 इंटेंसिटी रह जाए, तो ये रेशो 1/4 हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। तो आई की जगह क्या लिख देंगे? तो आई मैक्स बाई 4 इक्वल टू आई मैक्स, अभी किया था ये, कॉस स्क्वायर 5/2। अभी इससे 1/4 आया, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मन में ही सोचो, अगर 1/2 आ गया तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, यानी 5/2 इज इक्वल टू 5/3। तो 5 का वैल्यू 2π/3, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू λ/3 और हाइट का वैल्यू β/3। आप देख लो, जहां पे λ/2 था वहां की हाइट, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा वहां की हाइट, जहां पे 1.5 लैम्डा है वहां की हाइट, यानी बीटा और लैम्डा तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनली चल रहे हैं, जितना बीटा होता ना उतना लैम्डा होता है। करेक्ट है क्या? तो अगर मैं बोलता हूं फिफ्थ मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस, फिर से बोलता हूं, फिफ्थ मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस कितना होता है? हाँ, पाथ डिफरेंस को लैम्डा में बोलो। 5 लैम्डा। फिफ्थ मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस क्या होता है? 5 लैम्डा। फिफ्थ मैक्सिमा की हाइट क्या होती है? 5 बीटा। 5 बीटा। कल मामला है, समझ पा रहे हो? सिक्स्थ मिनिमा की हाइट कितनी है? 6 बीटा। 5.5 बीटा। सिक्स्थ मिनिमा पर पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? पाथ डिफरेंस का मतलब है सिक्स्थ मिनिमा जहां पे होगा वहां से S1 से एक लाइट पहुंचेगी और S2 से पहुंचेगी, तो एक लाइट की लेंथ छोटी होगी और एक की लेंथ, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस? लेंथ बड़ी और छोटी है, तो बड़ी लेंथ में से छोटा लेंथ माइनस करोगे तो एक डिफरेंस आएगा ना, उसको बोलते हैं क्या? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को किसके टर्म से बोलना है? लैम्डा के टर्म से बोलना है। और हाइट को किसके टर्म से बोलना है? नंबर आप अपने आप डिसाइड कर लो क्या बोलना है। कुछ समझे? समझे क्या? 17th मिनिमा की हाइट क्या होगी? 16.5 बीटा। और 18th मिनिमा की पाथ डिफरेंस क्या होगा? 17.5 लैम्डा। बिल्कुल सही। तो ये हमको खुद इसके लिए क्या थ्योरी लिखेंगे क्या? अरे एक दो सवाल सॉल्व करते लोगों को आइडिया लग जाता है, बीटा लिख रहे, लैम्डा लिख रहे, पाथ डिफरेंस अलग चीज है और हाइट अलग चीज है। तो जैसे ही मुझे पाथ डिफरेंस दिखा λ/3, मैंने करस्पॉन्डिंग हाइट क्या लिख दी? सवाल में क्या पूछा था? ऐसी हाइट बताओ जहां इंटेंसिटी घट के 1/4 रह जाए, तो कितनी हाइट आई? β/3। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और सवाल सॉल्व करूं, तो अगर मैं ऐसे आपको पूछूं कि फॉर 50% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा जाए, मन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 50% मतलब यहां क्या नंबर लिखेंगे? I/2 लिखेंगे, I से I कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/2 पे रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2 का एंगल कॉस में क्या होता है? 45, यानी 5/2 का वैल्यू 45 हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/2 अगर 45 हो जाए तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 को पाई का मतलब λ/2 होता है, तो पाथ डिफरेंस बोलो λ/4 और हाइट बोलो β/4। समझ गए क्या? लेकिन जैसा वेरिएशन ऊपर है वैसा ही वेरिएशन नीचे भी है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि नीचे कितना डिस्टेंस जाने पर इंटेंसिटी 1/4 रह जाता है, तो नीचे भी कितना जाने पर 1/4 हो जाता है? β/3। सवालों को पहचानना होता है। सवाल एक बार क्या पूछा गया कि ऊपर इंटेंसिटी 1/4 हो जाए और नीचे भी इंटेंसिटी 1/4 हो जाए, so what is the separation between these 2 points? What is the minimum separation between 2 points of 1/4 of maximum intensity? ये β/3 ऊपर गए, नीचे भी β/3 गए, तो what is the distance between two such point? 2 β/3। समझे क्या? एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया।
ठीक है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन। चलो एक बार मन में और सोचना, अगर मैं इसको 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल दूं, मैं यहां लिखता हूं 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो वाई बताओ, वाई बताओ। अगर मैंने यहां 3/4 लिखा, आई से आई कट गया, 3/4 पे रूट लगाएंगे क्या आएगा, √3/2 कॉस थीटा √3/2 है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, तो 5/2 30 डिग्री है, तो फाई का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री, यानी कि π/3 हो गया। पाई की जगह λ/2 लिखो, तो पाथ डिफरेंसेस और हाइट का वैल्यू β/6, आंसर आ गया। ठीक है, ये 2-3 नंबर स्पेशल हैं, ये मैक्सिमा के अड़ोस पड़ोस में दिखेंगे। अब दूसरी बढ़िया मजेदार बात क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा से अगर मैं आगे जाऊं तो भी, ये जैसे सेंट्रल मैक्सिमा है, इससे आगे जाने पर इंटेंसिटी कम होती है, पीछे जाने पर भी। अगर मैंने बोला 75% इंटेंसिटी आ रही है, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, मतलब यहां से β/6 आगे चले जाओ या β/6 पीछे चले जाओ, इंटेंसिटी 75%, ये हो गया। लेकिन अगर कोई बोलता फर्स्ट मैक्सिमा से कितना आगे जाने पर इंटेंसिटी 3/4 रह जाएगी, तो वहां से भी कितना आगे चले जाओ, क्योंकि जैसा ग्राफ यहां है वैसा यहां है, तो जो डिस्टेंस हमने निकाले हैं सेंट्रल से, वो सेंट्रल के अगल बगल वाले हैं, फर्स्ट मैक्सिमा के अगल बगल भी यही डिस्टेंस है, सेकंड के भी अगल बगल यही डिस्टेंस है। ठीक है, तो फॉर 75% इन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, हमारा y का वैल्यू आया β/6। फॉर 50% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी y का वैल्यू आया β/4। फॉर 25% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी β/3। जितना हाइट बढ़ा रहे इंटेंसिटी उतनी घटती जा रही। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आए, ये आए फ्रॉम नियरेस्ट नियरेस्ट मैक्सिमा, मतलब ऐसा सेंटर मैक्सिमा से ही हो ऐसा जरूरी नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा से भी इतना आगे जाओगे या पीछे जाओगे तो इंटेंसिटी वैसे ही डिक्रीज करेगी जो सेंटर के दोनों तरफ करेगी। समझ गए क्या, सेकंड के आगे पीछे भी। तो किसी ने बोला सेकंड मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस आगे जाने पर हमें इंटेंसिटी 75% दिखती है, तो β/6। तो सेंट्रल ब्राइट से कितना आगे जाए कि सेकंड मैक्सिमा के आगे ऐसा इंटेंसिटी दिखे, तो 2β + β/6 या 2β - β/6। आप खेल समझ गए क्या। चलिए अभी 1-2 सवाल ऐसे आएंगे, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ 1/4 के लिए अभी अभी क्या निकाला था β/3, तो हमारा आंसर आ गया β/3। Find the distance of the point lying between 6th minima and 6th maxima on the screen from central maxima where intensity is 1/4 of intensity of central maxima। ये बताओ तो मजा आए। विमल बुलजुबा केसरी। कौन है, शाबाश मेरे शेर, कमाल कर दिया, वेरी गुड, आंसर भी बता दिया। लौंडा पटवारी है। हाँ क्या, नहीं और सोचो जरा, ओए बातें नहीं वे।
है कैसे? हाँ 18 - 1 हो जाएगा। प्लस क्यों नहीं कर सकते? देखो सिक्स्थ मिनिमा कहां होता है? 5.5 बीटा, और सिक्स्थ मैक्सिमा कहां होता है? यानी हमें आंसर चाहिए जो 5.5 बीटा से ज्यादा हो लेकिन 6 बीटा से कम हो। अब 6 बीटा से कम करेंगे तो 6 बीटा से माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? तो हमारा जो जवाब आता है वो बीटा बाई 3 फ्रॉम नियरेस्ट मैक्सिमा। नियरेस्ट मैक्सिमा, और नियरेस्ट मैक्सिमा कौन सा बोल रही है? तो 6th मैक्सिमा में बीटा बाई 3 ऐड कर देंगे तो भी आंसर आएगा, और 6 बीटा में बीटा बाई 3 माइनस कर देंगे तो भी आएगा। लेकिन हमें कौन सा आंसर लिखना, माइनस वाला या प्लस वाला? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 6th मिनिमा और 6th मैक्सिमा के बीच में। 6th मिनिमा कहां पे है? 5.5 बीटा पे, और 6th मैक्सिमा है 6 बीटा पे। इसका मतलब है इनके बीच का कोई पॉइंट चाहिए तो यहां से वापस आना पड़ेगा। तो ये बीटा बाई 3 डिस्टेंस है। तो बताइए यहां से सेंट्रल ब्राइट से सेंट्रल मैक्सिमा से कहां पे मिलने का ये वाला? 6 बीटा। 5.5 में बीटा बाई 3 ऐड नहीं करना क्योंकि आंसर हमेशा नियरेस्ट मैक्सिमा से। द डिस्टेंस बीटा बाई 3 इज फ्रॉम नियरेस्ट मैक्सिमा। तो मैक्सिमा से या तो प्लस करना है या फिर तो पीछे आ रहे हैं। तो क्या बड़ा लॉजिकल सवाल नहीं लगा? बोलिए, चालाक सवाल भी था, मतलब सोचना पड़ गया कि नहीं पड़ गया? बोलो भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पहले हमने निकाला कि भाई I/4 करेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी का तो क्या बनता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को लिखा और cos स्क्वायर 5/2 करा, ये कैंसिल करा, 1/4 हो गया, स्क्वायर हटाया 1/2 हो गया, cos 5/2 हो गया। 1/2 का मतलब 60 डिग्री करेंगे 5/2 को। 60 डिग्री का मतलब है 2π/3 हो जाएगा फाई का वैल्यू। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा λ/3 और हाइट का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ये β/3 कहां से है? जिस मैक्सिमा के बगल में तुम हो उसके बाजू बाजू होगा। तो 6 बीटा से आगे नहीं मिलेगा ऐसा पॉइंट, मिलेगा लेकिन सवाल में कौन सा बोल रहा है कि ऐसा बताओ पॉइंट जो 6th मिनिमा 6th मैक्सिमा के बीच में हो। अगर ये बोलता 6th मैक्सिमा 7th मिनिमा के बीच का बताओ तो 6th मैक्सिमा हो गया 6 बीटा और 7th मिनिमा हो गया 6.5 बीटा। तो 6 से 6.5 के बीच में बताते तो प्लस बीटा बाई 3 चले जाते, तो आंसर होता 6 बीटा प्लस बीटा। समझे क्या? समझ गए क्या? तो मिनिमा मैक्सिमा का जो नंबर दिया उसके हिसाब से देख लो, रेंज पीछे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं, लेकिन माइनस या प्लस किस पे करना है? मैक्सिमा पे ही करना है, यानी इंटीजर नंबर पे ही प्लस या माइनस लगेगा। तो हमारा इस सवाल का जवाब क्या हो गया? 6 बीटा माइनस बीटा बाई 3 इज वाई। तो 17 लैम्डा कैपिटल डी बाय, करेक्ट है क्या? ठीक है, नंबर 20 30 40 तक भी चले तो छोटा ही रहता है हाइट, तो बीटा के फॉर्मूले काम करते हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेबस में सवाल आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये नंबर, कल आपको क्लास में याद होगा मैंने एक कर रहा था 1000 क्या 1000th मैक्सिमा का, ऐसे बड़े नंबर का सवाल आता नहीं। तो आता है 30 40 नंबर तक का कि 30th मिनिमा बताओ, 20th मिनिमा और 17th मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई पंगा नहीं है, आप बीटा बीटा लगा के सॉल्व करो। जब बहुत बड़े नंबर हो तब आप d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा से करना है। ऑप्टिकल पाथ देखो, ऑप्टिकल पाथ बच्चों एक बार याद है आपको, मैंने ऑप्टिक्स में बताया, एक बार देख लो। अगर किसी मीडियम में लाइट रे ऐसे ट्रैवल करे और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो तो लाइट का स्पीड बदल के, तो यहां से लाइट रे एंटर करा और यहां से बाहर निकला, मान लो इस स्लैब का थिकनेस है टी थिकनेस है, तो टाइम टेकन बाय द वेव टू क्रॉस दिस थिकनेस टी इज T/c/μ। टी क्या है? थिकनेस है, जानबूझ के पूछा मैंने इसलिए क्योंकि टी क्या होता है। जैसे मैं अगर पूछता हूं इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है तो आपका जवाब क्या आता है? टाइम टी है सर, आ गया जवाब। ठीक है, तो
किसी भी क्वेश्चन में फोर्स पूछा जाए तो क्या आंसर लिखना है? एफ लिखना है, कुछ सॉल्व नहीं करो, एफ, वो सिंबल ही पूछते हैं। यही है फिजिक्स, अरे यही पढ़ा है, सिलेबस यही होता है हमारे नीट में, यही है ना? क्यों, समझ गए? वर्क डन पूछा तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू। खत्म हो गया सिलेबस, आगे के चैप्टर अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? कहाँ इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं जब हमने ऑलरेडी कोड ब्रेक कर दिया है कि जब भी टी लिखा रहे तो वो क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहाँ पे हमको टाइम पता लगाना है, टी थिकनेस को क्रॉस कर रहे हैं लेकिन अंदर में स्पीड बदल गई है, तो कितना स्पीड है? c बाय म्यू, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, टाइम आ गया, इस म्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया। इसको देख के थोड़ा अजीब बात लगी, देखो भाई शांत रहो, ऐसा लग रहा है कि अगर हम लाइट रे को ऐसा इमेजिन करें कि अंदर भी स्पीड c है, तो ये टी थिकनेस इफेक्टिवली कितने थिकनेस के जैसा अपीयर हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं ये स्लैब को हटा के अगर इसको एयर से रिप्लेस करें, तो एयर की कितनी थिकनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि एयर में तो स्पीड सी रहेगी, तो कितनी थिकनेस रखे कि एयर को भी उतने ही टाइम में क्रॉस करे जितने टाइम में स्लैब को क्रॉस किया था? तो तुम क्या बोलोगे कि ये टी थिकनेस का स्लैब एयर के कितने थिकनेस के इक्विवेलेंट है? तो यहां पे जो लेंथ हुआ म्यूटी, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। किसी भी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, लाइट रे दिखने में चलेगा, ज्योमेट्रिकली चलेगा टी, लेकिन लाइट रे को कैसा फील होगा? वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एज कंपेयर टू एयर, एयर के कंपैरिजन में कितना ट्रैवल किया? म्यू इंटू टी। अगर लाइट रे किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है एक्स डिस्टेंस, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो दिख रहा है एक्स, बोलना कितना? उसका एक्स डिस्टेंस कितने डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है? म्यू एक्स ऑफ एयर के। तो अगर उस मीडियम को हटा के एयर घुसा दें, तो एयर के मुकाबले, मतलब समझिए ना, उस स्लैब के मुकाबले एयर में कितना डिस्टेंस रखना पड़ेगा? म्यू से मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, ठीक है? तो मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और उस मीडियम में लाइट रे 2 मीटर चल रहा है, तो उसका 2 मीटर का डिस्टेंस हवा के कितने डिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1.5 इंटू 2। तो कोई कहता है लाइट रे ट्रैवल कितना किया? 2 मीटर, उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है? सेंस बन गया? थोड़ा सा बच्ची क्यों हंस रहे हो? हैं दोनों लोग, और तुम पीछे से बड़बड़ाओ नहीं भाई। अरे बोल रहे हो झूठे? अगर झूठ बोलने पे सचमुच कौवा काटता होता, इतने कौवे काटते भी घुस जाते सारे। नहीं नहीं, और इधर ध्यान दो बच्ची, कुछ समझ में आ गया तो नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं तो समझ लो ना, अरे नुकसान नहीं होगा तो समझ लो, पढ़ो, नाटक नहीं। ओए तुम लोग भी चुप है, पढ़ो भाई। देखो घर से चल के यहाँ आ गए, इतनी मेहनत, अच्छा एसी के मजे लेते तो नहीं आए? घर में जरा एसी नहीं चल रहा था, सोचा है यहाँ चल रहा है ना, देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ गर्मी लग रही है, चलो अभी अप्सराओं को बुला देंगे, तुम्हारे पंखा करती रहेंगे, तुम बीच बीच में ऐसे करना, अंगूर भी खिलाएंगे तुम्हें। ये क्या हुआ? हाँ, ऑप्टिकल पाथ को हमने थोड़ा सा समझ लिया, अब इसको यहाँ पे यूज कैसे करेंगे? 2 तरीके का यहाँ पे पिक्चर बनेगा। ऐसा कई बार होगा कि जो YADSE का सेटअप है उसमें हम मीडियम बदल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ऊपर का मीडियम कुछ और कर दिया, नीचे का कुछ और कर दिया, और यहां से मैंने बोल दिया कि ये लाइट रे चला 10 सेंटीमीटर, यहां से रिफ्रैक्ट होके यहां पहुंचा, और एक लाइट रे डायरेक्टली यहां आया, ठीक? ऊपर का मीडियम μ1 है, नीचे का μ2 है। ये सारे डिस्टेंस मैंने दे दिए, मैं मतलब कैलकुलेट नहीं करा रहा कोई आपसे, अब केवल बोलना मुझे। और यहां पे जो मीडियम है उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लो डायरेक्टली दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर।
कुछ समझे क्या? ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये स्ट्रेट वाली 25 सेंटीमीटर है। मैंने बोला इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस बताओ। ये सारे वैल्यूज दिए, आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना। 10 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इज 20। आपको कोई स्नेल्स लॉ नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने बोला पाथ डिफरेंस बताओ, तो आपको बोलना ये जो 10 सेंटीमीटर म्यू1 मीडियम में चला ना, तो ये 10 नहीं है, कितना है? म्यू1 इंटू 10 है। और ये 20 भी 20 नहीं है, कितना है? म्यू2 इंटू 20। और ये जो 25 भी, तो बोलो ऊपर वाले पूरे पाथ का लेंथ क्या हो गया? म्यू1 इंटू 10 प्लस म्यू2 इंटू 20। ये मिला दिया, ये एक पाथ हो गया। फिर माइनस म्यू2 इंटू 25, दिखा गया? अब ये पाथ डिफरेंस हो गया। मैंने बोला यहां पे देखा तो मैक्सिमा बन रहा है, यहां पे मैक्सिमा बन रहा है, यानी ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? कुछ सेंस बना क्या? कैसे सवाल बनते हैं? बोल रहा है लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। लैम्डा मैक्सिमम करोगे, एन का मिनिमम वैल्यू रख देना, एन का वैल्यू 0 रख देना या 1 रख देना। कुछ सेंस बना क्या बोला? मतलब कोई बोल रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा बताओ, तो एन क्या होता है? कोई इंटीजर होता है, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ऐसे बदलोगे तो आपको यहाँ पे पाथ डिफरेंस यानी लैम्डा का वैल्यू आएगा। ये एन लैम्डा क्यों करा? क्योंकि मैंने बोला ये मैक्सिमा बन रहा है। अगर ये बोलता है यहां मिनिमा बन रहा है तो कंडीशन क्या होगी? तो आप उसको 2n-1 लैम्डा बाई 2 या n-0.5 लैम्डा लिख देंगे। तो ये n लैम्डा कैसे लिखा, ये कुछ समझ में है? ये हमने पहले याद किया। क्या याद किया? कि जहां पर मैक्सिमा होता है वहां पे पाथ डिफरेंस। ये एक जानकारी हम याद कर लेते हैं, मैं अपना आपको बताया था, मैंने ये याद करके गया। दूसरा मैंने याद किया कि YDSE में जैसे घुसोगे तो यहां पे पाथ डिफरेंस हमेशा क्या लिखते हैं, लेकिन अब डी साइन थीटा की जगह देखो हम लोग ऑप्टिकल पाथ निकाल निकाल के भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो अभी इस पर बेस्ड कुछ कहानियां सॉल्व करेंगे। तो आपने बोला ये जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल पाथ है, और जब हमने इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? ऑप्टिकल पाथ हो गया। आपको ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस चाहिए, मतलब नेट पाथ डिफरेंस चाहिए, ठीक है? अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये तो मैंने जबरदस्ती ऐसा बना दिया पिक्चर, ऐसा सवाल आया नहीं है अभी तक, ठीक है? कैसा सवाल आया, इससे मिलता जुलता है, ठीक है? अब यहां पे एक स्टेटमेंट तो सिंपल है, ये जो हम पढ़ रहे हैं इस पर बेस्ड सवाल भी बनते हैं। बोल रहा है कि होल सेटअप इज इमर्ज्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यानी पूरे को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में डाल दोगे तो फिर ऊपर के मीडियम में जितना म्यू मल्टीप्लाई होगा नीचे में भी उतना ही म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस था ऑलमोस्ट वैसा ही पार्ट डिफरेंस दिखेगा। तो वहां पे जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था वो पहले क्या था, अब क्या हो जाना चाहिए? अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि मैंने ऐसा मान लिया कि दो लाइट रे चल रहे हैं और किसी मीडियम में चल रहे हैं, लेकिन मैंने उस मीडियम को किस में कन्वर्ट कर दिया? हवा में कन्वर्ट कर दिया। फिर से सुन लो, जैसे मान लो पूरे सेटअप में पानी भर दिया, तो पानी में मान लो दोनों का पार्ट डिफरेंस 10 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन मैंने बोला अगर यहां पे एयर होती तो ये 10 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट हो जाता? म्यू इंटू 10 के। समझ गए? तो डी साइन थीटा का पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो गया? म्यू डी साइन थीटा। अगर मैं इसको एन लैम्डा के इक्वल कर दूं तो मैक्सिमा बनने लगेगा, ठीक है? तो थोड़ा इमेजिन करना, अगर मैं इसको एन लैम्डा के इक्वल कर दूं तो साइन थीटा का वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू टैन थीटा का वैल्यू और इज इक्विवेलेंट टू वाई बाई कैपिटल डी, और उसका वैल्यू हो जाएगा एन लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू म्यू। दिखा क्या? ठीक है? तो आपको ऐसा लग रहा होगा वाई का वैल्यू आ रहा है एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी अपॉन म्यू। दिखा क्या? अब इसी से हम बीटा बनाते थे, तो पहले बीटा का आंसर आता था लैम्डा कैपिटल डी बाय, अभी उसके साथ क्या आने वाला है? ये म्यू डिवाइड में गया कि नहीं गया? देखो, और म्यू डिवाइड में गया तो हमारा नया बीटा का आंसर क्या हो गया? बीटा बाय म्यू। ये बीटा ओल्ड वाला है और ये बीटा न्यू वाला है। न्यू का मतलब है, तो किसी ने बोला 1.5 का मीडियम भर देंगे तो उसका फ्रिंज विड्थ का आंसर क्या आएगा? तो जो पहले आता था उसका 1.5 से डिवाइड कर दो, बीटा बाय म्यू। ठीक है?
ठीक है। दूसरे तरीके से लोग बोलते हैं कि देखो आप कुछ चेंज मत करो, ऐसा भी सोच सकते हो कि जब वेवलेंथ हम लैम्डा का लाइट भेजते थे, वेवलेंथ होता था एयर में, यहां पे मान लो मैंने YDSE में मीडियम बदल दिया और यहां का मीडियम क्या कर दिया, तो जैसे ही लाइट रे नए मीडियम में घुसेगा उसका लैम्डा का वैल्यू भी बदल के क्या हो जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा, ये लाइट रे ही अलग है। जैसे 5000 का लाइट रे भेजा तो अंदर जाते ही उसका 5000 का वैल्यू 5000 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहां पे जो बीटा बनेगा यानी कि ये जो मैक्सिमा बनेंगे वो बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D का फॉर्मूला लगाया और लैम्डा की जगह क्या लिख दिया, लैम्डा बाई म्यू, तो बीटा की जगह क्या हो गया, बीटा बाई म्यू, ऐसा। ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक इफेक्ट आप बोल सकते, दोनों मत बोलना। लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा बाई म्यू, इसलिए बीटा का वैल्यू भी हो गया बीटा बाई म्यू। तो कोई कहता है अगर पूरे सेटअप को पानी में डाल दे तो फ्रिंज पैटर्न में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलो फ्रिंज पैटर्न श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो बीटा था वो बीटा बाई म्यू हो जाएगा, तो थोड़ा सा पिचक जाएगा, यानी फर्स्ट मैक्सिमा जहां पे आता था वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, सेकंड मैक्सिमा जहां आता था वो भी, सेंट्रल मैक्सिमा वहीं का वहीं रहेगा, समझ गए। ऊपर वाले 1 2 3 भी ऐसे पिचक जाएंगे, नीचे वाले भी पिचक जाएंगे, ऐसा लगेगा किसी ने पूरे पैटर्न को ऐसे श्रिंक कर दिया, श्रिंक। समझ गए, करो भाई। दोनों रिजल्ट का आउटकम सेम है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको S1 S2 दिख रहे फोटो में, लेकिन S1 S2 YDSE जैसा सिंपल नहीं है। ऊपर का डिस्टेंस भी D है, नीचे का भी D है, दोनों अलग अलग D दिए हुए, करेक्ट है क्या। अच्छा, यहां पे X डिस्टेंस पे एक पॉइंट बिंदी जैसी बनी हुई है बीच में सरफेस में, उस पे दो वेव पहुंचाने हैं। कौन कौन से, एक S1 से आएगा इस पॉइंट पर, हमने इस पॉइंट को मान लो कुछ ये पॉइंट को कुछ पॉइंट P लिख दिया, तो S1 से एक वेव आएगा, इसका लेंथ निकाल सकते क्या, मतलब YDSE का फॉर्मूला, मतलब ऐसे सिंपल बोलो, ये लेंथ निकाल सकते क्या। S2 से भी जो यहां पे आएगा वो लेंथ निकाल सकते हैं। दोनों का पाथ देखने में बराबर है, लेकिन ऑप्टिकली दोनों पाथ अलग हैं। तो क्या यहां पे जरूरी है कि मैक्सिमा बन जाए, अगर यहां कुछ नहीं होता तो यहां मैक्सिमा बनता, क्यों, क्योंकि यहां से जो वेव का लेंथ होता तो पाथ डिफरेंस, अभी क्यों नहीं है पाथ डिफरेंस, मुझे तो दोनों बराबर लग रहे हैं। बोलेंगे जब म्यू से आएगा तो कितना और मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा क्या। अब बोलो इस पॉइंट P पे अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, अंडर रूट ऑफ B² प्लस X² तो हो गया एक रास्ता, इसको मैंने लिख दिया S1P, ठीक है क्या। अब S2P को क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, कुछ रटना नहीं है, जैसा सवाल है वैसे ही लिखना, बोलो म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ D² प्लस X²। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, तो मैंने लिखा म्यू -1 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये आ गया हमारा पार्ट डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, देखो सवाल में लिखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसा दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है शोन इन द फिगर, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑन द सरफेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन पे ध्यान देना अभी हम लोग हैं। चलिए, वेयर लैम्डा इज समथिंग 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 समथिंग, तो बोलो ये म्यू का वैल्यू क्या लिख देंगे, 4/3 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1/, यहां लिख दिया 1/3 अंडर रूट ऑफ D² प्लस X²। अब बोलो अगर मैक्सिमा करना है तो हमको इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, एन लैम्डा, यहां पे m लैम्डा लगा हुआ है, m लैम्डा उसके इक्वल कर दे। कोई प्रॉब्लम, लग रहा बहुत ऊंची बात हो गई। ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा अगर मैक्सिमा बनाना है। n की जगह हमने क्या लिख दिया, क्योंकि इसमें m चल रहा है इंटीजर का नाम, ठीक। इसका मुझे X² का वैल्यू चाहिए, क्या करें, स्क्वायर कर सकते हैं और ये 3 इधर भेज सकते हैं,
ठीक है, भेजो, सॉल्व मत करो, ऐसे मन में सोचो। तो आपको इस p की जगह क्या दिखेगा, मन में सोचो क्या दिखना चाहिए। p स्क्वायर की जगह 9 दिखने वाला है, तो p का वैल्यू कितना है? आंसर है ये हमारा, सॉल्व करके देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 3 स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोलो 3 स्क्वायर एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बोल रहे जहां पे p है वहां पे कोई नंबर दिखेगा, नंबर का वैल्यू बताओ। कितना बेकार सवाल है बताओ, है कि नहीं? कुछ चमत्कार नहीं हो रहा, ऐसे ही सवाल बन जाते हैं। ज्यादा ज्यादा एक्स का वैल्यू पूछेगा, बोलेगा सेकंड मैक्सिमा बन रहा हो तो एक्स का वैल्यू बताओ। एक एम की जगह क्या लिख देते, 2 लिख देते, कुछ सेंस बना। यहां 2 लिख दोगे तो एक्स का वैल्यू 2 के हिसाब से कुछ आ जाएगा। पहचान पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? लेकिन ये मेथड समझ में आया? अगर दो अलग अलग मीडियम से लाइट रे आएगा तो जिस मीडियम में जितना चला उसको उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर तो एयर ही है, हमने पानी को भी क्या बना दिया, अब ये भी हवा है ये भी हवा है, तो ये लेंथ हवा में कितना चल गया वो आगे, समझ गए? इसलिए वेवलेंथ को चेंज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब हवा हवा बना दिया तो कौन सा वाला वेवलेंथ लिख रहे हैं, हवा वाला ही लिख रहे हैं। ठीक, ठीक है। अब ये हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ आईडीएसई में 2-3 केसेस अब हम घुसा रहे हैं इसमें। अभी तक जो पाथ डिफरेंस हम पढ़ते थे वो यूजुअली ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होता था। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस मतलब S1 और S2 दो सोर्स हैं और मैंने बोला यहां का पाथ डिफरेंस बताओ, यहां पे दो वेव पहुंच रहे हैं, तो तुम कहोगे हाँ एक तो S1 से पहुंच रहा है और एक कौन सा रास्ता लंबा लग रहा है, तो इन दोनों के पाथ के लेंथ में डिफरेंस है, इसी को क्या बोल रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, ये एंगल अगर थीटा है तो फॉर्मूला था डी साइन थीटा। वाईडीएससी में आंख बंद करके पाथ डिफरेंस का आंसर डी साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला पाथ डिफरेंस को कहते थे ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ज्योमेट्री पर बेस्ड है, एक लाइन का लेंथ बड़ा है दूसरे लाइन का लेंथ छोटा है, तो ज्योमेट्री वाइज एक बड़ा लेंथ है एक छोटा, माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया, इसको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहेंगे। तो देखिए इस फोटो में देखो, S1 और S2 में से किसी एक स्लिट के सामने एक छोटा सा स्लैब रख दिया या थिन फिल्म लिख दी, इसका थिकनेस T है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जब लाइट रे इसमें से क्रॉस करेगा तो ये T के बजाय कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, म्यू T। तो T नहीं करेगा, उसकी जगह कितना करेगा, तो कितना एक्स्ट्रा चलेगा? नहीं, मतलब 4 सेंटीमीटर का स्लैब था और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था, तो तुमने बोला इसका ऑप्टिकल पाथ 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी 4 की जगह 6 हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना चला, डिफरेंस कितना आया, आप समझ रहे हो? अगर ये स्लैब हटा लेंगे तो 4 तो फिर भी चलेगा, समझे क्या? अभी 6 सेंटीमीटर चल रहा है, स्लैब हटा लें तो कितना चलेगा, 4 तो फिर भी चलेगा, स्लैब लगाने से कितना चल रहा है, तो दिखने में 4 है, अंदर से कैसा है, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा चला रहा है। तो ज्योमेट्रिकली वो टी थिकनेस है लेकिन ऑप्टिकली वो म्यूटी है। तो यहां पे स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट, देन एन ऑप्टिकल path difference is introduced। तो अगर ये S1 के सामने है तो if slab is kept in front of S1 तो S1 वाला जो रे है moves extra by mu t, एक्स्ट्रा इतना चलेगा, एक्स्ट्रा टी की जगह म्यू टी चलेगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को हमने लिखा डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इक्वल टू म्यू -1 इंटू टी।
स्लैब से लाइट रे क्रॉस किया, कितना पाथ डिफरेंस बन गया वहां? अब मैं आपको फिर से पूछता हूं, मुझे बताना जरा, अगर ओ पॉइंट पे मैं आ जाऊं और एक वेव इस स्लैब से होके आया और एक वेव S2 से आया, ज्योमेट्रिकली कौन सा पाथ बड़ा है? ज्योमेट्रिकली दोनों सेम है, फिर भी ऑप्टिकली कौन सा पाथ बड़ा है? S1 एक्स्ट्रा चल रहा है, मीडियम क्रॉस करा, उसमें इफेक्टिव लेंथ एक्स्ट्रा आ गई। तो व्हाट इज टोटल पाथ डिफरेंस एट O इन दिस केस? हाँ, टोटल पाथ डिफरेंस अभी जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है? तो ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं? जैसे पहले निकालते थे वैसे ही बोलना है, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा पाथ भी आ गया, कौन सा वाला? μ-1 इंटू टी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? तो ये लेंथ वाइज कौन सा बड़ा दिख रहा है? सेम है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। लेंथ बड़ा, लेंथ छोटा, डी साइन थीटा। और स्लैब से गुजरने से एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस लिखना है, कितना? μ-1 इंटू टी या μ-1 इंटू टी होगा। और किसी भी पॉइंट पर टोटल पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सारे पार्ट डिफरेंस को। अब मुझे बताओ, क्या अभी भी सेंट्रल मैक्सिमा वहीं ओ पर बनेगा? तो इस फोटो में देखो, सेंट्रल मैक्सिमा को उठा के कहां बना दिया इन्होंने? ओ डैश ऊपर क्यों बनाया होगा? हाँ, मतलब बहुत बढ़िया कह रहे हैं, कि ऑप्टिकली बताओ कौन सा रास्ता ज्यादा बड़ा है ऑप्टिकली, S1 का या S2 का? अब S1 के पास एक्स्ट्रा पाथ ऑप्टिकली आ चुका है, तो उस एक्स्ट्रा को काटने के लिए ज्योमेट्रिकली किसको ज्यादा चलना चाहिए? और S2 को ज्यादा चलने के लिए हम ऊपर वाले पॉइंट, ऊपर हाफ में जाएंगे या नीचे में जाएंगे? अगर यहां पे बना दे तो क्या गड़बड़ है? ब्रो मीडियम चेंज नहीं होगा। हाँ जी, सर मीडियम चेंज नहीं होगा यदि नीचे में बनाएंगे तो। अरे नहीं नहीं, ये स्लैब यहां रखो ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये कह रहे हो कि सर सड़क की लाइट रे नीचे से चली जाएगी, वो कह रहे हो क्या? यस सर। अरे वो नहीं कहो यार, पूरा स्लैब चिपका रखा है, मतलब उसकी आंख बंद कर रखी है स्लिट की, समझ गए ना? पूरा चिपकाया हुआ है। हाँ, तो जो भी लाइट इधर से क्रॉस करेगी वो स्लैब से ही क्रॉस करेगी, वहां से कोई और रास्ता नहीं है। बट अगर नीचे जाएंगे तो ऑप्टिकली कौन बड़ा पाथ है और ज्योमेट्रिकली कौन सा बड़ा है? वो भी S1। तो फिर पाथ डिफरेंस जीरो होगा ही नहीं। तो व्हाट इज द टोटल पाथ डिफरेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा हम बीच में क्यों बोलते थे? वो जीरो पार्ट डिफरेंस था। अभी भी सेंट्रल मैक्सिमा किसको बोलेंगे? जीरो वाले को। लेकिन आप बोलेंगे कि अरे एक स्लिट तो इधर से गया सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमने बोला कि ऐसे में सेंट्रल मैक्सिमा, यहां सेंट्रल मैक्सिमा लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना, होल फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स टुवर्ड्स S1। यानी S1 को अगर कवर किया तो S1 वाले साइड में खिसक जाएगा, टुवर्ड्स S1 इफ S1 इज कवर्ड विद स्लैब। स्लैब को थिन फिल्म भी कहते हैं। S1 के सामने स्लैब लगा, यानी अपर स्लिट को कवर करेंगे तो पैटर्न अपर साइड में खिसक जाएगा, लोअर स्लिट को करेंगे तो नीचे खिसक जाएगा। खेल समझ गए क्या? अब हम लोग पता लगाते कि कितना खिसक जाएगा, ठीक है? तो लिखा शिफ्ट ऑफ पैटर्न। शिफ्ट ऑफ पैटर्न का मतलब शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा अलग से कूद के ऊपर नहीं जाता। सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर उठेगा तो फर्स्ट मैक्सिमा भी उतना ही ऊपर उठेगा। सेकंड मैक्सिमा जो देखो, ये सेंट्रल है, ये फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, ये सब पहले वाले हैं। सेंट्रल मैक्सिमा खिसक गया तो फर्स्ट वाला कहाँ है? उतना ही वो भी खिसक गया। अभी भी तो बीटा चेंज नहीं हो रहा, केवल पैटर्न ऐसे खिसका है। तो सारे के सारे फ्रिंज अपनी पुरानी जगह से नई जगह पहुंचेंगे और उतना ही शिफ्ट होंगे जितना सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हुआ है। उसी को शिफ्ट ऑफ पैटर्न बोल देंगे, ठीक है? तो बताओ मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा का नेट पाथ डिफरेंस क्या होता है? नेट पाथ डिफरेंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज, हाँ, इज जीरो। अब मैं लिख रहा हूं डी साइन थीटा माइनस μ-1 इंटू टी इक्वल टू जीरो। ये कोई समझा क्या लिखा? क्या लिखा ये? हाँ, जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा
वहां पर एक तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा, ये थीटा है तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना है, और क्योंकि स्लैब यहां पे रखा हुआ है तो इसके पास कितना पाथ हो गया, तो S1 कह रहा है उसके पास है म्यू माइनस वन इंटू टी, और S2 कह रहा है उसके पास है डी साइन थीटा, और दोनों एक साथ पहुंचे तो नेट पाथ डिफरेंस क्या है, यानी जितना इसके पास एक्स्ट्रा है उतना उसके पास एक्स्ट्रा है। एक ज्योमेट्रिकली यानी दिखने में ही बड़ा दिख रहा है पाथ, और दूसरा ऑप्टिकली यानी अंदर से बड़ा है, बाहर से देखने में नॉर्मल दिखता है, तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो डी साइन थीटा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी, साइन थीटा का वैल्यू हो गया म्यू माइनस वन इंटू टी बाई डी, साइन थीटा अगर स्मॉल है तो टेन थीटा, और टेन थीटा को वाई बाय डी, तो वाई का वैल्यू आया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, आप समझ गए ना, म्यू माइनस वन इंटू टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वाई ही क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, वाई इज हाइट ऑफ, पहले सेंट्रल मैक्सिमा कहां होता था, अभी सेंट्रल मैक्सिमा कहां है, सेंटर से, तो इसका मतलब है सेंट्रल मैक्सिमा कितना खिसक गया, वाई खिसक गया तो पूरा पैटर्न कितना खिसक गया, तो इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या शिफ्ट ऑफ पैटर्न, पैटर्न मतलब पूरा जो फ्रिंज पैटर्न बनता है। बोले तो हाँ, तो किसका पार्ट डिफरेंस म्यू माइनस वन इंटू टी है, आप जो कह रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं उनमें बहुत गहरी बात छुपी है, अगर आप इतनी गहरी बात कह रहे हैं तो स्वागत है आपका मेरे दोस्त, लेकिन अगर आप उतनी गहरी नहीं सोच रहे हैं और आप केवल फॉर्मूला मैच करा रहे हैं तो फिर, हाँ मतलब फिर, क्योंकि जो बात पॉइंट ये उठा रहा है उस बात में बड़ी गहराई है, गहराई मतलब ऐसे सोचेंगे तो ऐसा लगा हाँ यही तो बात है, लेकिन वो क्यों है सोचो, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, पहले समझ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर स्लैब नहीं होता, स्लैब नहीं होता तो किसी भी थीटा वाले पोजीशन पे पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता, ठीक है, तो बात वही हो गई कि इसका मतलब है अगर मैं स्लैब हटा दूं तो इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना है, मतलब वो पॉइंट ऑलरेडी आगे है, स्लैब लगाने से वही पार्ट डिफरेंस हमने कैंसिल करके उसको क्या बना दिया, जीरो बना दिया, तो सीधा पार्ट डिफरेंस इज म्यू माइनस वन इंटू टी है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से सोचो तो और मजेदार बात बनेगी कि अगर सेंट्रल मैक्सिमा यहां से यहां चला गया है तो नीचे वाला कोई और पॉइंट यहां से आ गया होगा, यानी कि इसके नीचे कोई पॉइंट बैठा होगा, वाई डिस्टेंस नीचे जो बैठा होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा पे आ गया होगा, करेक्ट, समझ गए क्या, तो वाई डिस्टेंस नीचे वाले पॉइंट का पार्ट डिफरेंस कितना रहा होगा, देखो वाई डिस्टेंस ऊपर वाले का भी होता है डी साइन थीटा, वाई डिस्टेंस नीचे वाले का भी क्या होता है डी साइन थीटा, और वो उड़ के कहां आ गया, सेंट्रल, यहां सेंटर वाले पॉइंट पे आ गया, करेक्ट, इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस है कितना, नहीं जीरो नहीं है, इस पॉइंट पर, हाँ इस पॉइंट पर दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस है, यानी कि डी साइन थीटा वाला पार्ट डिफरेंस का पॉइंट म्यू माइनस वन इंटू टी वाले पॉइंट पर आ गया है, तो इसका मतलब है जो पार्ट डिफरेंस इस पॉइंट पे था वही पार्ट डिफरेंस यहां पे पहुंच गया, थोड़ा सोच के देखना, अभी इस पर बेस सवाल आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं उतना बढ़िया बोल नहीं पा रहा हूं, चलिए मतलब उतना अभी सोचने की जरूरत भी नहीं, स्टार्ट करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, थिन फिल्म ऑफ थिकनेस टी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is introduced between in front of one of the slits,
मैक्सिमा ऑफ सेंटर ऑफ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय 1 फ्रिंज विड्थ। 1 फ्रिंज विड्थ इसका मतलब है y जो अभी हमने शिफ्ट निकाला वो किसके बराबर है? 1 फ्रिंज विड्थ के बराबर। 1 फ्रिंज विड्थ कितना होता है? बीटा के बराबर वैल्यू ऑफ टी। अभी y का फॉर्मूला क्या लिखा था बोलो? y इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू, और y का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1 बीटा। 1 बीटा ये कैसे पता? बोल रहा अगर 5 फ्रिंज विड्थ के बराबर खिसक गया ऐसा बोलता तो क्या करते? 5 कितना आसान तो है, 5 बीटा कर दें। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D बाय, और यहां कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी का वैल्यू पूछा है, टी का वैल्यू हुआ लैम्डा बाय, और ये तो यही सवाल है ना। अगर यहाँ पे 5 बीटा लिखा रहता तो कुछ और आंसर आ जाता। समझ गए क्या? इसी सवाल को लिखने का एक और तरीका है, मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, आप पहचाना। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो लिखा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स टू अ पोजीशन previously occupied by फर्स्ट मैक्सिमा। कुछ समझे क्या? ऐसे भी लिखते हैं, कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स टू अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय थर्ड मिनिमा। तो तुम समझ जाओ शिफ्ट इसका मतलब 2.5 बीटा है। जैसा लिखा है तुरंत लिख दोगे। क्या ये फॉर्मूला आपको ये पहचान में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लो। अब मतलब देखिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए हैं, ये फॉर्मूला पूछने लगे। ठीक है, पहले नॉर्मल सवाल पूछते थे कि फिफ्थ मैक्सिमा कहां बनेगा, थर्ड मिनिमा कहां बनेगा। फिर थोड़ा ग्रेजुएट होके पूछने लगे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 के दोनों एक साथ भेजे तो इसका कौन सा मैक्सिमा उसके कौन से मैक्सिमा के साथ आएगा, ऐसा सवाल पूछने लगे। फिर थोड़ा सा और डिफिकल्टी कर दिया कि थर्ड मिनिमा का फिफ्थ मैक्सिमा से डिस्टेंस बताओ, तो वो तुम भी समझ गए। अब स्लैब रखने से क्या होता है ये थोड़ा पूछने लगे, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। नीचे आ गया। चलिए करो। इन YDSE with D equal to 1 millimeter, capital D equal to 1 meter, slab of thickness 1 micrometer, mu is equal to 3, T is equal to 0.5। हाँ, दो स्लिट्स हैं, दो स्लैब्स हैं इसमें। एक स्लैब है 1 माइक्रोमीटर 3 वाला और दूसरा है 0.5 माइक्रोमीटर 2 वाला, और दोनों के स्लिट के सामने एक एक स्लैब लगा दिया। ठीक है, पूछा फाइंड शिफ्ट ऑफ फ्रिंज पैटर्न बताओ। सवाल का मामला समझ लीजिए। यहां पे एक स्लैब है μ1 और T1 का, यहां पे एक स्लैब है μ2 एंड T2 का। क्वेश्चन पूछा शिफ्ट का सेंट्रल मैक्सिमा कहां आ जाएगा नया? ठीक है, दोनों स्लैब से अपना अपना जो पाथ डिफरेंस है वो दोनों लिखना है इस बार। ठीक है, तो ऊपर वाला स्लैब कितना पाथ डिफरेंस बनाएगा? μ1 -1 इंटू T1। दूसरा वाला क्या बनाएगा? कौन सा वैल्यू बड़ा लग रहा है? पहला वाला ही बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादा पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। कुछ समझे क्या? तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि μ1 -1 इंटू T1 माइनस μ2 -1 इंटू T2 इज इक्वल टू D साइन थीटा? करेक्ट है क्या? यही तो कर रहे थे अभी हम लोग। क्या आंसर आएगा बताओ? y का वैल्यू आया कैपिटल D बाय स्मॉल d
μ1 -1 इंटू T1 माइनस μ2 -1 इंटू T2। कैपिटल डी का वैल्यू दिया 1 मीटर, स्मॉल डी का वैल्यू दिया 1 मिलीमीटर। 3 - 1 2 इंटू 1 माइक्रोमीटर माइनस μ2 -1 है 2 - 1 यानी 1 इंटू 10 का पावर -6। ये 2 है, 2 में से 0.5 माइनस किया तो 1.5 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन -3। इसको कैंसिल करेंगे तो 1.5 मिलीमीटर आ जाएगा। ये मीटर लिख दिया। समझ गए क्या? नेक्स्ट क्लास। एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, देखा है आपने? पढ़ लो। पढ़ पाओगे? कब पढ़ के आओगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आ जाओगे? अरे प्रॉमिस तेजी से करो ना, क्या इतना हल्का कैसे? पढ़ पाओगे? लिख लो नोटबुक में, हाथ में लिख लो, यहाँ लिख लो एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, देखो।